हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ 11th क्लास के सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर से कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें ड्यूलॉन्ग पेटिट रूल है, दूसरा परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, तीसरा जो टॉपिक है वो एवरेज मॉलिकुलर मास। जैसे एवरेज एटॉमिक मास हमने पढ़ा था, ऐसे एवरेज मॉलिकुलर मास किस तरह से कैलकुलेट किया जाता उसका डिस्कशन करेंगे। ये तीनों टॉपिक जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इम्पोर्टेंट है। सो आप इसी तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल बबलू सर KVS केमिस्ट्री के साथ कंटिन्यूस बने रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं, नॉलेजेबल जो वीडियोज़ हैं, उनके लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। सो लेट अस स्टार्ट। ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट रूल। फॉर मेटल्स, जनरली ये मेटल्स के लिए दिया जाता है, नॉन मेटल्स पर ये अप्लाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी जो स्पेसिफिक हीट होती है वो टेम्परेचर चेंज करने से चेंज हो जाती है। मेटल्स में जो स्पेसिफिक हीट है वो कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर चेंज करने से बहुत ज़्यादा वेरिएशन मेटल्स के लिए नहीं आते। स्पेसिफिक हीट क्या होती है उसकी अभी हम बात करेंगे आगे, आपको मैं समझाऊंगा कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है। सो ड्यूलॉन्ग और पेटिट रूल क्या है? इट इज एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक हीट फॉर मेटल्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 6.4 और स्पेसिफिक हीट जो है वो कैलोरी पर ग्राम के अंदर दी जाती है। मीन्स मेटल्स होते हैं उनके लिए एटॉमिक मास और स्पेसिफिक हीट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 6.4 होता है। दिस इज ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट रूल। अब रिलेशन क्या आ रहा है? एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट, और इन दोनों का जो मल्टीपल प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है 6.4। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा मेटल्स के लिए उनकी स्पेसिफिक हीट क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों का जो मल्टीपल है वो हमेशा क्या आएगा? एक कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज 6.4। इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ लिथियम is greater than specific heat of aluminium, is greater than specific heat of copper, is greater than specific heat of mercury। मेटल्स के लिए सभी पर एप्लीकेबल है। लिथियम का एटॉमिक मास सबसे कम होता है और जो मरकरी है उसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होता है, तो लिथियम की स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा रहेगी और मरकरी की जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या रहेगी? सबसे कम रहेगी। जनरली ये नॉन मेटल्स मैंने बताया आपको, और जो लिक्विड और गैसेज हैं उन पर एप्लीकेबल नहीं होता है। कि सॉलिड्स के केस में जो स्पेसिफिक हीट है सब्सटेंस की वो चेंज नहीं होती है या उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। मीन्स स्पेसिफिक हीट जो है वो सॉलिड्स की, स्पेशली मेटल्स की जो है वो क्या कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। जबकि लिक्विड्स और जो गैसेज हैं उनके अंदर जो स्पेसिफिक हीट है वो कांस्टेंट नहीं हो पाती, उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा आता है, तो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होता। अब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट क्या होती है। स्पेसिफिक हीट, मान लिया अपने पास ये कोई सब्सटेंस है जिसकी क्वांटिटी मैंने कितनी ले रखी है? 1 ग्राम ले रखी है। दिस इज 1 ग्राम। मैंने बताया आपको ये कैलोरी पर ग्राम में दी जाती है, कैलोरी एनर्जी की यूनिट होती है। तो ये सब्सटेंस है 1 ग्राम, इसका टेम्परेचर इनिशियल मैंने मान लिया 14 डिग्री सेल्सियस है। या इसको हम केल्विन में लिख सकते हैं, तो केल्विन में कितना लिख सकते हैं? 287 केल्विन। 273 इसमें ऐड कर देंगे तो टेम्परेचर किस में आ जाएगा? केल्विन में।
अब मैंने इसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया 14 to 15 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो केल्विन में ये कितना हो जाएगा 288 केल्विन। तो डिग्री में 1 डिग्री का चेंज हुआ और केल्विन में भी कितने का चेंज हुआ 1 केल्विन का। मीन्स जो टेम्परेचर का डिफरेंस है उसमें डिग्री सेल्सियस और केल्विन इक्वल होते हैं, क्योंकि डिफरेंस में अपन हायर और लोअर का क्या करते हैं डिफरेंस लेते हैं, तो जितना डिग्री में डिफरेंस होता है उतना ही केल्विन में डिफरेंस होता है। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना किया 14 डिग्री टू 15 डिग्री या 287 टू 280 केल्विन किया। इसी तरह से 15 to 16 करना हो या 16 to 17 करना हो या 25 to 26 डिग्री सेल्सियस करना हो, सिमिलरली केल्विन में इसी तरह से 1 केल्विन इंक्रीज करना हो, तो इस प्रोसेस में ये सब्सटेंस जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा that absorbed heat is known as specific heat of substance। स्पेसिफिक हीट किसी के लिए भी हम दे सकते हैं, किसी भी तरह के सब्सटेंस के लिए, लेकिन डुलॉन्ग पेटिट रूल जो है वो किसके लिए दिया जाता है मेटल्स के लिए दिया जाता है। आप ये चीज यहाँ पर क्लियर कर ले। सो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? हीट एब्जॉर्ब बाय सब्सटेंस, हीट एब्जॉर्ब बाय 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम ऑफ substance to rise its temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is known as specific heat of substance। This is specific heat of substance। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 ग्राम हमारे पास ये सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस डिग्री और केल्विन में इक्वल होता है। इस टेम्परेचर को रेज करने में, इस टेम्परेचर को इंक्रीज करने में जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस। मेटल के केस में जो है इनका एटॉमिक मास और स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू होती है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि आपको स्पेसिफिक हीट दी जाती है डिफरेंट मेटल्स के लिए, फिर आपसे पूछता है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज कीजिए, या आपको एटॉमिक मास दे दिए जाएंगे तो फिर वो स्पेसिफिक हीट के लिए पूछ सकता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, या इन दोनों से न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवा सकता है। तो इस तरह से डुलॉन्ग पेटिट रूल जो है उसको डिस्क्राइब किया जाता है और उसको यूज किया जाता है। एक एटॉमिक मास का रिलेशन इक्विवेलेंट वेट के साथ भी होता है, मैं आपको यहाँ पर अलग से बता रहा हूँ, वो इससे कोई रिलेशन नहीं है उसका। ये तो एटॉमिक मास का स्पेसिफिक हीट के साथ रिलेशन है। एटॉमिक मास का इक्विवेलेंट वेट के साथ भी रिलेशन होता है, इक्विवेलेंट मास के साथ भी रिलेशन होता है। इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंस, सब्सटेंस की वैलेंसी को अगर इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एटॉमिक वेट आ जाता है, एंड वी कैन से एटॉमिक मास। वैलेंसी को हम किससे देते हैं n फैक्टर, ये हम बात कर चुके हैं, इक्विवेलेंट वेट के अंदर भी बात कर चुके हैं और जो नॉर्मेलिटी है उसमें भी बात कर चुके हैं। तो एटॉमिक मास का ये भी एक रिलेशन होता है, इक्विवेलेंट मास के साथ रिलेशन होता है। इसका डुलॉन्ग पेटिट रूल से कोई लेना देना नहीं है, इससे डिफरेंट एक अलग रिलेशन है। तो साथ साथ आप ये भी नोट कर लें कि एटॉमिक मास का इक्विवेलेंट मास के साथ क्या रिलेशन होता है। नाउ सेकंड टॉपिक इज परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, और जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा रिएक्शन में जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियोज हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग बनता है, एंड इट विल डिपेंड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ द रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट्स के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा उस पर रिएक्शन का प्रोडक्ट डिपेंड करता है। ये हम स्टोइकियोमेट्री के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन में एक भी हो सकता है और लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट की यील्ड है वो किस पर डिपेंड करेगी? लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करेगी। जितना लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्ट बनेगा। अब ये तो होता है कि जब रिएक्शन में जो 100% रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। कौन सा रिएक्टेंट? हम बात कर रहे हैं किसकी? लिमिटिंग रिएजेंट की।
लेकिन ऐसा भी होता है केमिकल रिएक्शंस में कि एक रिएक्शन के साथ साथ दूसरी साइड में कोई रिएक्शन अगर चल रही होती है तो जो प्रोडक्ट होता है उसकी 100% यील्ड नहीं होती। अगर एक ही रिएक्शन है तो उसमें जो प्रोडक्ट है उसकी 100% यील्ड होगी एंड दैट इज नोन एज थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। उसको हम क्या कहेंगे? थ्योरेटिकल यील्ड कहेंगे। लेकिन अगर उस रिएक्शन के पैरेलल कोई दूसरी रिएक्शन या साइड में कोई दूसरी रिएक्शन चल रही होती है तो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है उसकी 100% यील्ड हमें ऑब्टेन नहीं होती। फिर हम उसकी क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंटल यील्ड निकालते हैं या यूँ कहें प्रैक्टिकल यील्ड निकालते हैं। उस प्रैक्टिकल यील्ड और थियोरेटिकल यील्ड के बेसिस पर क्या दी जाती है? एक्चुअल यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट, रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट ऑब्टेन हमें होगा उसके बेस वो दी जाती है एंड दैट इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। एक्चुअल जो यील्ड कितनी हो रही है रिएक्शन में इन केस ऑफ साइड चेन रिएक्शन और वी कैन से एनी साइमल्टेनियस और पैरेलल रिएक्शन। अगर रिएक्शन एक ही है तो फिर जो प्रोडक्ट बनेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पर बनेगा और उसको हम स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर कोई साइड में रिएक्शन चल रही है या कोई पैरेलल रिएक्शन चल रही है उस केस में हम क्या निकालेंगे? जो प्रोडक्ट है उसकी एक्चुअल यील्ड कितनी हो रही है। मैं एक एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ। कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबिशन करवाते हैं हम किसका? कार्बन का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ये क्या बनाता है? CO2 बनाता है। 1 मोल कार्बन है तो मैं इसका मास कितना ले सकता हूँ? 12 ग्राम। ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। ऑक्सीजन भी 1 मोल है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? 44 ग्राम। दिस इज थियोरेटिकल यील्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल कार्बन को 1 मोल ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट करेंगे तो कितना बनेगा? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और अमाउंट में कितना होगा? 44 ग्राम। इसको क्या कहेंगे हम? थियोरेटिकल यील्ड। अब मैंने माना कि यहाँ पर एक रिएक्शन और चल रही है साइड में और कार्बन और ऑक्सीजन कंबस्ट होकर के क्या बना रहे हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन होगा तो मैं इसकी बात आपसे लॉ केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंदर कर चुका हूँ कि रिएक्शन के सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करती है कि रिएक्शन किस तरह से होगी। तो इसकी ये पैरेलल रिएक्शन मैंने मान ली कि इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन रहा है दूसरी रिएक्शन में। अब अगर कार्बन 1 मोल कार्बन यहाँ पर यूज होगा, केवल ऊपर वाली रिएक्शन चल रही, नीचे वाली नहीं है। हमने ही मान लिया थोड़ी देर के लिए कि ये नीचे वाली रिएक्शन नहीं हो रही, सिर्फ यही एक रिएक्शन हो रही है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनने में ऑक्सीजन हाफ यूज होगा, हाफ मोल यूज होगा तो कितना अमाउंट हो जाएगा? 16 ग्राम। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बन जाएगा? 28 ग्राम। लेकिन मान लिया रिएक्शन इस तरह से हो रही है कि इसके 12 ग्राम में से 10 ग्राम तो किस में कन्वर्ट हो रहा है? CO2। और रिमेनिंग जो 2 ग्राम है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। 10 ग्राम CO2 में कन्वर्ट हो रहा है और 2 ग्राम जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो एक्चुअल यील्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितनी होगी उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? ये जो 10 ग्राम कार्बन से CO2 बनेगा दिस इज प्रैक्टिकल यील्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम किससे निकालते हैं? यूनिटरी मेथड से निकालते हैं। किस तरह से? जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसके अमाउंट से 12 ग्राम कार्बन प्रोड्यूस CO2 इज इक्वल टू कितना? 44 ग्राम। ये प्रैक्टिकल यील्ड है। और CO2 देयरफॉर 1 ग्राम कार्बन कितना प्रोड्यूस करेगा? CO2 44/12 ग्राम। और हमने ये कितना रखा है? 10 ग्राम। तो 10 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा? 44 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 440 डिवाइडेड बाई 12। उसको कैंसिल करेंगे 110 डिवाइडेड बाई 3 और ये आ जाएगा आपके पास 36.66 ग्राम। दिस इज प्रैक्टिकल यील्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो एक्चुअल जो यील्ड होगा कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज यील्ड वो हम किस तरह से निकालेंगे? देखिए 100% जब यही रिएक्शन चल रही है केवल एक तो 44 ग्राम ये थ्योरेटिकल यील्ड होगी इसकी और ये इसकी प्रैक्टिकल यील्ड होगी। तो परसेंटेज यील्ड किस तरह से देंगे?
परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू होता है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाई 100। इसके केस में अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो 36.66 प्रैक्टिकल यील्ड थी, थियोरेटिकल यील्ड कितनी है 44 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो कितना आ जाएगा, आंसर क्या आएगा 83.31%। दिस इज परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। अगर रिएक्शन के साथ कोई साइड में भी रिएक्शन चल रही है तो एक्चुअल में जो यील्ड है परसेंटेज यील्ड प्रोडक्ट की वो कितनी होगी, तो प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हैं। मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया था अगर रिएक्शन एक ही चल रही है तो 100% जो यील्ड है वो किस पर डिपेंड करेगी, लिमिटिंग रिएजेंट पर, और 44 ग्राम होगी। लेकिन इसके साइड में एक रिएक्शन और चल रही है तो जो एक्चुअल यील्ड ऑफ प्रोडक्ट आएगी वो कितना यहाँ पर यूज हो रहा है रिएक्टेंट उसके बेसिस पर आएगा कि 10 ग्राम 12 में से अब की बार 10 ग्राम ही यूज हो रहा है तो कार्बन लिमिटिंग हो गया, ऑक्सीजन उसके साथ जो भी अकॉर्डिंगली यूज होगा वो हो जाएगा, और यहाँ पर जो CO2 बनेगा वो मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया 36.66। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हैं। नाउ एवरेज मोलर मास, एटॉमिक मास से हमने पढ़ा था कि एवरेज एटॉमिक मास किस तरह से निकालते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एवरेज मोलर मास की। एवरेज जो मोलर मास है वो किसी मिक्सचर के लिए दिया जाएगा। जब मिक्सचर है तो इसका मतलब उसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट होंगे। सॉल्यूट जिसका अमाउंट कम रहता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, और जिसका अमाउंट या जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहती है उसको हम जनरली क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। सपोज वी हैव एनी मिक्सचर, इस तरह से हमारे पास कोई मिक्सचर है जिसके अंदर एक सब्सटेंस A है और एक क्या है B। अब इनके नंबर ऑफ मोल्स Na और Nb मैंने कंसीडर कर लिए, तो जो परसेंटेज अवेडेंस होगी A की, सब्सटेंस A की, वो किस तरह से हम देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर मल्टीप्लाइड बाई 100। परसेंटेज अवेडेंस एवरेज मॉलिक्यूलर मास के केस में हमेशा नंबर ऑफ मोल्स के बेसिस पर दी जाएगी, ना कि अमाउंट के बेसिस पर। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंटली यहाँ पर ध्यान रखनी है। यहाँ पर हम किसको कंसीडर करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को कंसीडर करेंगे। अब अगर Na और Nb नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A और B है मिक्सचर के अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, Na प्लस Nb। Therefore परसेंटेज अवेडेंस ऑफ A इज इक्वल टू आपके पास आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन Na प्लस Nb टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई 100। मैंने बताया आपको कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास के केस में परसेंटेज अवेडेंस हमेशा नंबर ऑफ मोल्स को कंसीडर करते हुए दी जाएगी, ना कि अमाउंट को कंसीडर करते हुए। इसी तरह से परसेंटेज अवेडेंस ऑफ B इज इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई 100, ये भी लिख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ B मल्टीप्लाइड बाई 100, ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज moles of substance divided by total number of moles is mole fraction of that substance। तो in case of mole fraction is given तो उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। अब एवरेज मॉलिक्यूलर मास किस तरह से दिया जाएगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू होगा परसेंटेज एविडेंस ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ A प्लस परसेंटेज एविडेंस ऑफ B मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ B डिवाइडेड बाई 100। ये फॉर्मूला रहेगा
इसको और आगे अगर मैं लिखूं तो परसेंटेज एविडेंस ऑफ ए क्या है आपके पास, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी मल्टीप्लाइड बाई 100 और मल्टीप्लाइड बाई एम ए, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस ए, प्लस percentage evidence of B in terms of number of moles NB divided by Na plus NB multiplied by 100 और molar mass of MB substance B multiplied by MB, that is molar mass of substance B and divided by 100। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एवरेज मोलर मास जो है वो दे सकते हैं किसी भी मिक्सचर का। परसेंटेज एविडेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स और वी कैन से मोल फ्रैक्शन। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस फॉर्मूले को और मैं कैसे लिख सकता हूं, एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू एक्स ए मल्टीप्लाइड बाई 100 इंटू मोलर मास ऑफ सब्सटेंस ए प्लस XB multiplied by 100 multiplied by molar mass of substance B divided by 100। अब इसका मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा किस तरह से एवरेज मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास हम निकालेंगे किसी मिक्सचर के लिए। वी हैव ए मिक्सचर लाइक दिस, किस तरह से, इसमें ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। 3 गैस मैंने ले रखी है मिक्सचर के अंदर और पहले मैं इनके अमाउंट कंसीडर कर रहा हूँ। ऑक्सीजन का मैंने 16 ग्राम ले रखा है इसमें, हाइड्रोजन का मैंने 2 ग्राम ले रखा है और कार्बन मोनोऑक्साइड का मैंने 42 ग्राम ले रखा है मिक्सचर के अंदर। बट हम अमाउंट के बेसिस पर परसेंटेज एविडेंस नहीं दे सकते, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स में। तो नंबर ऑफ मोल्स NO2 इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है, 16 डिवाइडेड बाय 32, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए, 0.5। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन NH2 गिवन मास 2 ग्राम है, मोलर मास 2 होता है, इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू गिवन 42 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 12 प्लस 16 28, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 1.5। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 कितने आ गए, 3 मोल। ये भी मोल है, ये भी मोल और ये भी मोल। अब परसेंटेज एविडेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ O2 क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 0.5 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसी तरह से परसेंटेज एविडेंस ऑफ H2 कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 100। और परसेंटेज एविडेंस ऑफ CO इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब एवरेज मोलर मास अगर हमें निकालना है मिक्सचर का, तो एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू, आपको बताया था मैंने क्या होता है, परसेंटेज एविडेंस ऑफ O2 मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 प्लस परसेंटेज एविडेंस ऑफ H2 multiplied by molecular mass of H2 plus percentage evidence of CO multiplied by CO divided by 100। परसेंटेज एविडेंस कितना है ऑक्सीजन का, 0.5 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 और मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का 32 प्लस परसेंटेज एविडेंस हाइड्रोजन का 1/3
मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 मोलर मास हो जाएगा हाइड्रोजन का, प्लस परसेंटेज एविडेंस कितना है 1.5 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये परसेंटेज एविडेंस मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास कितना होता है 28 होता है, अभी बताया था, डिवाइडेड बाई 100। इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, अब 100 तीनों में कॉमन है तो कॉमन लेकर के 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो 100 की कैंसिल, देयरफॉर एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 32 प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 28, देयरफॉर 3 एलसीएम आ गया, 3 1 जा 3 और ये 0.5 हाफ है तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 2 प्लस 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 42, दिस इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 20। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास जो है या एवरेज मोलर मास कितना आया 20। अब क्लियरली है कि जो 20 है वो इन तीनों के कहीं बीच में आएगा, क्यों? क्योंकि एवरेज है, हाइड्रोजन का 2 है, मीन्स ये जो एवरेज मोलर मास आएगा वो 2 से कम नहीं हो सकता और 32 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इस तरह से बाई कंसिडरिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इन गिवन मिक्सचर वी कैन कैलकुलेट एवरेज मोलर मास ऑफ द मिक्सचर। जैसे एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं ऐसे एवरेज मोलर मास भी मिक्सचर का निकाला जा सकता है, बट आपको ध्यान रखना है कि परसेंटेज एविडेंस नंबर ऑफ मोल्स के बेसिस पर, या उसको हम क्या कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन के बेसिस पर दिया जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ हैं उनके लिए आप मेरे चैनल बबलू सर KVS केमिस्ट्री के साथ बने रहिए। थैंक यू।